अभी तक आपने सुना। रूहानी ने उठते हुए कहा, बस आपका तो बस यही हमेशा का है। इतना कुछ करती हूँ मैं, पर कभी प्यार से नहीं बोला कि रूहो तुम कितना करती हो, जब देखो सब अपने ऊपर ले लेंगे। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर आ गई। रूहान उसे पीछे से देखते हुए बोला, बताओ कमाल की लड़की है, काम हो गया तो लड़की चली गई, पर मैं भी ऐसे नहीं छोड़ने वाला। ये कहते हुए रूहान भी उसके पीछे चला गया। अब आगे रूहानी रूहान से लड़के जा चुकी थी और रूहान उसके पीछे चला गया। दोनों जब वहाँ पहुँचे तो देखा सारी तैयारी हो चुकी थी, केक भी लाया गया था। बस अब रानी के आने की देरी थी। रानी को आज कॉलेज से आने के बाद कमरे में ही रखा गया था। सलोनी और रूपा शाम के लिए उसे रेडी कर रही थी। जब वो उसे लेकर बाहर आई तो रानी सारी डेकोरेशन देखकर हैरान हो गई। वो आगे बढ़ते हुए बोली, ये सब क्या है और ये डेकोरेशन? इस पर बड़े ठाकुर ने कहा, अरे हमारी बेटी का जन्मदिन है तो कैसे नहीं मनाते? आप शायद भूल गई थी कि, पर हम सब नहीं भूले हैं। ये बोल वो उसे लेकर सबके पास चले गए। ये देखकर रानी की आंखें नम थीं। उसने नम आंखों से कहा, पर बड़े पापा आप जानते हैं ना कि मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाती हूँ। इस पर सोहम जी ने कहा, नहीं मनाते थे तो ना सही, पर अब तो आपको मनाना होगा क्योंकि हम सब चाहते हैं और अब आप कुछ नहीं कहेंगी। भाई हमने बहुत मेहनत करके ये सब कराया है, थोड़ी तारीफ कर दो। उनके ये कहते ही रानी और बाकी सब भी हंस दिए। रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दीदी तारीफ तो करनी ही होगी आपको, और उसके बाद जल्दी से केक कट करें आप। ये बोल उसने उसके हाथ में नाइफ दे दिया। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। सबने देखा तो विनय जी और सुरेखा जी खड़े थे। उन्हें देखकर बड़े ठाकुर ने कहा, अरे विनय साहब आप, वो भी भाभी जी के साथ? विनय जी ने अंदर आते हुए कहा, हाँ हमें रूहान ने बुलाया था, सोचा उसकी पत्नी और आप सबसे भी मिल लेंगे। ये कहते हुए उसकी नज़र रूहानी पर चली गई। सासी जी ने सुरेखा जी के गले लगते हुए कहा, अच्छा हुआ आप आ गई, बहुत वक्त गुजर गया था आपसे मिले हुए, कैसी हैं आप? सुरेखा जी ने उन्हें देखते हुए कहा, हम तो ठीक हैं, आप बताएं। अब तो दो दो बहू मिल गई हैं आपको और एक बेटी, अब तो आपके क्या कहें बड़ी ठकुराइन जी। ये बोल वो हंसने लगी तो बाकी सब भी उनकी बात पर हंस दिए। साची जी ने उन्हें रूहानी और रूहान के पास लाते हुए कहा, आप भी मिल लो मेरे अकड़ू बेटे की प्यारी सी पत्नी से। सुरेखा जी ने जब रूहानी को देखा तो थोड़ी भावुक हो गई। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहो, बहुत प्यारी हो तुम। रूहानी ने मुस्कुरा के उनसे कहा, वो तो सब बोलते हैं, माँ भी यही कहती है कि रूहानी आप बहुत प्यारी हैं। अब मैं इनकी तरह हर वक्त मुंह सड़ा के थोड़ी ही रहती हूँ जो सब मुझे देखें बोले कितने सड़ू हैं। उसकी इस बात पर रूहान ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा मैं सड़ू हूँ तो आप क्या हैं, बड़बोली? उसके ऐसा कहते ही रूहानी ने कहा, देख रही हैं आप माँ, ये फिर मुझे बोले। सुरेखा जी तो ये सब देखकर खुश हो रही थी। उन्हें लगा शायद अब उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में भी यह शोर खुशियाँ आने वाली है। यही सोचते हुए वो मुस्कुरा रही थी। चलो सुरेखा हम केक काटने चलते हैं। हेलो रानी बेटा, केक काटो, इनका तो चलता रहेगा। ये बोल वो लोग जाने लगे तो फिर से एक बार दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। इस बार जब सबने देखा तो डॉक्टर आंसू खड़े थे। रानी ये देखकर थोड़ा डर गई। रूहानी ने जब देखा कि आंसू आ गया है तो वो खुश होते हुए बोली, अरे डॉक्टर आंसू आप आ गए, आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा था, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना? ये कहते हुए उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर अंदर लाते हुए बोली, पापा चाचा जी ये डॉक्टर आंसू जी हैं, कल मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने ही ट्रीटमेंट किया था। और आपको पता है कि ये ठाकुर साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, कल ही हमें पता चला है। मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हें बुला लूँ, ठीक किया ना हमने? ये कहते हुए सबकी तरफ देखने लगी। इधर सलोनी, रूपा, रानी, आदित्य और रूहान डरे हुए थे कि कहीं रूहानी अपने बड़ बोलेपन में सब उगल ना दे। और विनय जी के दिमाग में ये चल रहा था कि रूहानी सबसे झूठ क्यों बोल रही है। इधर डॉक्टर आंसू की हालत ख़राब थी। उसे परेशान देखकर रूहान उसे गले लगाते हुए कहा, अरे कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? फिर धीरे से उसके कान में बोला, अपने आप को नॉर्मल करें आप, नहीं तो आप सबको फंसा देंगे, और स्माइल करें बस, बाकी हम और रूहानी संभाल लेंगे। ये कहते हुए उससे दूर हुआ। डॉक्टर आंसू ने उसकी बात सुनकर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हम ठीक हैं, वैसे ये बर्थडे गर्ल के लिए। ये कहते हुए उसने एक गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ा दिया। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, आप इसे खुद अपने हाथों से रानी दीदी को दें, पर इससे पहले वो केक कट करेंगी। ये बोल वो रानी के पास गया और उससे बोला, चलो दीदी
अब कट करते हैं। रानी ने धीरे से कैंडल्स बुझाई और केक कट किया। तभी सब ने क्लैप किया और बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। रानी ने पहला बाइट सोहम जी को खिलाया और बड़े ठाकुर को। सबने उसे गिफ्ट दिया पर रूहानी ने उसे कुछ नहीं दिया। तो रानी ने उससे कहा, क्यों रूहानी, हमारी तोहफा लाना भूल गई क्या आप? इस पर रूहानी ने कहा, अरे वो नहीं लाई तो क्या हुआ दीदी, हम तो लाए हैं, ये ले आपका तोहफा हम दोनों की तरफ से। ये कहते हुए उसने गिफ्ट उसे दे दिया। पर रूहानी ने उससे कहा, मैं आपको अभी कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, पर वादा करती हूँ आपको बहुत जल्द मैं ऐसा गिफ्ट दूंगी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी और जिसे पाने के बाद आपकी ज़िंदगी से खुशियाँ कभी नहीं जाएंगी। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सब बैठ के बातें करने लगे। रूहान और आदित्य दोनों आंसू से बात करने लगे। रूहानी और रूपा दोनों ही सब के लिए नाश्ते का इंतजाम कर रहे थे। तभी सलोनी सौरू को लेकर आई और उसके सामने खड़ी होते हुए बोली, लाडो ये क्या था? रूहानी बिना देखे उससे बोली, क्या क्या था दीदी? यही जो डॉक्टर आंसू यहाँ आए उनका। सलोनी की बात पर रूहानी ने उनकी तरफ देख कर कहा, अरे वो तो ठाकुर साहब ने उन्हें बुलाया था। ये सुनते ही सलोनी ने बच्चे को रूपा को दिया और उसके कान पकड़ते हुए बोली, अच्छा तो अब देवर जी को फंसा रही हैं आप? वो ये बोल ही रही थी कि तभी रूहान ने वहाँ आकर कहा, बहुत अच्छा भाभी, और तेज के मोड़ो इसके कान। ये सुनते ही रूहानी ने मुंह बना के कहा, आपको तो मैं बताऊंगी, दीदी छोड़ो ना आप। सलोनी ने उसके कान को छोड़ते हुए कहा, अरे ये सब करने से पहले बता तो दिया करो। रूहानी ने अपने कान को सहलाते हुए उससे कहा, बताया तो था इन्हें, इन्होंने बोला ये सब देख लेंगे। इस पर सलोनी ने उससे कहा, आपने अपने इनको बताया था, पर क्या हमें बताया? अगली बार ये करना तो हमें ज़रूर बताना। उसकी बात पर रूहानी हाँ में सर हिला दी। बाकी सब चले गए। रूहानी गुस्से में जाने लगी तो रूहान उसका हाथ पकड़कर दूसरी तरफ पिलर से लगा के खड़ा होते हुए कहा, हाँ आप कुछ भूल गई हैं। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, क्या? रूहानी ने उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहा, ये, और उसके होठों के पास आने लगा तो रूहानी ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और उससे बोली, कुछ नहीं मिलेगा आपको, खबरदार जो आज आप मेरे पास आए तो। एक तो दीदी से मेरे कान पकड़वाते हैं और फिर इन्हें प्यार करना याद आता है। उसकी बात पर रूहान ने उसके हाथों को पकड़ के हटाते हुए कहा, मैं तो नहीं रह रहा दूर, आपको रहना है तो रहें। ये कहते हुए वो उसके पास आने लगा कि तभी सोहम जी के खांसने की आवाज़ आई। ये सुन उसने रूहानी को छोड़ दिया। रूहानी वहाँ से भाग गई। रूहान ने देखा सोहम जी पीछे ही खड़े थे। उसने उन्हें देखते हुए कहा, वो मैं कुछ लेने आया था, अच्छा मैं चलता हूँ। ये बोल वो भाग गया और उसके जाते ही सोहम जी हंसने लगे। सब बैठ के साथ खाना खाया और जाने लगे। विनय जी ने एक तोहफा निकाल के सलोनी को देते हुए कहा, ये आपके लिए, हमने बच्चे के होने पर आपको कुछ नहीं दिया था, ये उसके लिए। ये कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ फेर दिया। फिर उन्होंने रानी को गिफ्ट दिया और रूहानी के पास आकर उसे बोली, ये आपके लिए और कल आप हमारे घर खाने पर आना है आपको। ये कहते हुए उन्होंने बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। सुरेखा जी ने रूहानी को देखते हुए कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा और कल और अच्छा लगेगा अगर आप हमारे साथ डिनर करें। उनकी बात पर रूहानी ने उनसे कहा, जी क्यों नहीं, हम जरूर आएंगे। उसकी बात पर सुरेखा जी मुस्कुरा दी और चली गई। उनके जाने के बाद डॉक्टर आंसू भी जाने लगे तो रूहानी ने उनसे कहा, अरे डॉक्टर साहब, इतने दिनों बाद आप मिले हैं अपने दोस्त से, तो आज रुक जाएं और इनसे बातें करें और कल सुबह ये खुद आपको छोड़ आएंगे। क्यों ठाकुर साहब? ये कहते हुए वो रूहान की तरफ देखने लगी। रूहान भी उसे रुकने को कहा पर डॉक्टर आंसू इस बात पर नहीं माने और चले गए। बाकी सब भी सोने चले गए। रूहान भी अपने कमरे में चली आई और जो गिफ्ट विनय जी उसे दिया था वो उसे देखकर खोलने लगी तो रूहान ने पीछे से आकर उसे गोद में उठा लिया और ये देख रूहानी ने उससे कहा, ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं आप? बहुत भाग रही हैं आप आज सुबह से, तो अब भागो। ये कहते हुए उसने उसे बिस्तर पर बैठाया और खुद उसकी गोद में सर रख कर लेट गया। रूहानी ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, क्या हो रहा है? इस पर रूहान ने उठते हुए कहा, अभी कुछ हुआ कहाँ है रूहानी, अभी तो होगा। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ बढ़ा तो रूहानी उठ के जाने लगी तो रूहान ने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर खींच लिया और रूहानी आकर बिस्तर पर गिर गई। रूहान ने उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ते हुए कहा, हाँ बोले आप, क्यों सता रही हैं आप मुझे कल से? ये सुनते ही रूहानी शर्माते हुए, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, अच्छा तो हम कर लेते हैं। ये कहते हुए रूहान उसके होठों के पास आ गया और उसे अपने बाहों में ले लिया। दूसरी तरफ रानी अपने कमरे में आई
और दरवाज़ा बंद कर अपनी चूड़ियाँ उतार कर रखने लगी तो उसकी नज़र डॉक्टर आंसू के गिफ्ट पर गई। उसने उठकर उसे अपने हाथ में लिया और देखने लगी। उसने उसे देखते हुए कहा, बहुत देर कर दी तुमने आने में आंसू। काश आप कभी गए ही ना होते तो शायद आज मेरी ज़िंदगी कुछ होती, पर गलती तो मेरी भी है। मुझे ही देर से पता चला था अपने दिल के बारे में। ये सोचते हुए उसने आंसू का गिफ्ट खोला तो देखा उसमें एक बॉक्स था। उसने उसे खोला, उसमें बहुत सारे लेटर्स थे और कुछ सामान। रानी ने जब वो सामान देखा तो वो उसकी वो चीज़ें थी जो बचपन में कभी खो गई थी और उसे मिली नहीं थी। उसमें गुलाबी रंग का हेयर क्लिप था, एक पैर की पायल थी जो उसे खो गई थी, और भी बहुत कुछ था उसमें। रानी वो सब देखकर रोने लगी। उसने एक लेटर उठाया और उसे खोल के देखा तो उसमें तारीख पढ़ते हुए कहा, 1 जुलाई 2011। मेरी रानी। ये पढ़ते ही रानी वहीं नीचे बेड से लग के बैठ गई। रानी ने जब आंसू के लिखे लेटर पढ़े तो वो वहीं बेड से टिक के बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो लेटर को पढ़ने लगी। रानी, आज यहाँ मुझे 1 हफ्ते हो गए हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। क्या करूँ, अब कोई नहीं है ना जो मुझे तंग करे, मुझे इरिटेट करे, इसलिए बस बोर हो गया हूँ। काश आप यहाँ होती तो अब तक आप मुझे खींच के इस 4 दीवारी के कमरे से बाहर ले गई होती और बगीचे में ज़बरदस्ती बैठा के अपने बेतुके वाले सवाल और बातों से परेशान करती, पर आप तो यहाँ है नहीं। चलो अच्छा, चलता हूँ, बाय, मेरी क्लास का वक्त हो गया है। वैसे मुझे नहीं पता ये लेटर तुम्हें कब दूंगा, क्योंकि वक्त नहीं मिलता है यहाँ से बाहर जाने का। अपना ख्याल रखना, खुद के लिए नहीं, मेरे लिए, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊँगा अगर आपको कुछ हुआ। बाय। ये पढ़ उसने उस लेटर को साइड में रखा और दूसरा लेटर उठा लिया। उसे खोल के देखा तो उसमें लिखा था, रानी कैसी हो? पता है कुछ दिन पहले हमारे एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और तुम बिलीव नहीं करोगी कि मैंने टॉप किया है। वैसे तुम यकीन नहीं करोगी पर मैं आज भी टॉप पर हूँ। वैसे आपके एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं? फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट कर लिया होगा। तुम्हें पढ़ाता कौन है? मैं तो हूँ नहीं। पक्का जिससे भी पढ़ती होगी फेल ही होती होगी तुम। चलो मैं चलता हूँ, सॉरी, आज भी ये लेटर मैं आपको नहीं भेज सकता। ये पढ़ते हुए रानी रोने लगी थी। उसने दूसरा लेटर उठाया। वो बहुत ही प्यारे कागज़ पर लिखा था। उसमें लिखा था, आज 2 फरवरी है, तुम्हारा जन्मदिन है। सॉरी मैं वहाँ नहीं हूँ, पर आपसे आज अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। रानी, मैं आपसे प्यार करता हूँ और ये बात मैं बहुत जल्द आपको खुद बताऊँगा और साथ ही आपको आपका जन्मदिन का तोहफा भी देंगे। बस आप थोड़ा इंतज़ार कर लेना। सॉरी, आज ये वाला लेटर आपको देने की हिम्मत नहीं है। हैप्पी बर्थडे मेरे दिल की रानी। रानी ये सब पढ़ते हुए रोने लगी थी। उसके सामने वो सारी यादें आ गईं जो उसने आंसू के साथ बिताया था। उन सभी याद कर रानी उस बॉक्स में रखे हर एक सामान को निकाल कर देखने लगी। उसने सारे लेटर्स जो कम से कम 300 या 400 होंगे उसे देखकर वो रोने लगी। वो रोते हुए खुद से बोली, बहुत देर कर दी तुमने आने में आंसू, बहुत देर कर दी हमें ये बताने में कि आप हमसे प्यार करते थे। अब मैं चाह करके भी आपकी नहीं हो सकती। मैं आपकी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर सकती। ये कहते हुए उसने सब कुछ उस बॉक्स में वापस डाला और उसे बंद कर दिया। रानी अपने बिस्तर पर लेटे आंसू के बारे में सोचने लगी। सुबह का वक्त महल। रूहानी, रूपा सबके लिए नाश्ता लगा रहे थे। सलोनी बैठी सौर को दूध पिला रही थी। उसने चम्मच से सौर को दूध पिलाते हुए कहा, रानी दीदी अभी नहीं आई अपने कमरे से, जाकर देख जरा रूपा दीदी कहाँ है। उसके ये कहते ही रानी रेडी हुई, उनके पास आते हुए बोली, आ गए हम, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए उन लोगों के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सौर को देखते हुए कहा, क्या हो रहा है, दूध पिया जा रहा है? उसे देख सौर उसकी गोद में आने की कोशिश करने लगा। वो क्या था, सौर रानी से काफ़ी कनेक्ट हो गया था। रानी ने उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, गोदी में आना है? चलो पहले आप दूध ख़त्म करो फिर आना। ये कहते हुए उसने उसके माथे पर चूम लिया। बाकी सब भी धीरे धीरे आ गए और नाश्ता करने के लिए बैठ गए। बड़े ठाकुर ने रूहानी से पूछा, रूहानी बेटा, रूहान कहाँ है, आया नहीं अभी तक खाने के लिए? उनके पूछने पर रूहानी ने उनसे कहा, पापा वो आज जल्दी ऑफिस चले गए, कोई मीटिंग थी उनकी। अच्छा रानी, रूपा तुम दोनों कॉलेज जाओगे ना? बड़े ठाकुर के पूछने पर रूपा ने कहा, जी बड़े ठाकुर, बस आप सबको नाश्ता करा के मैं और दीदी निकल जाएंगे। ये सुनकर बड़े ठाकुर चुपचाप खाना खाने लगे। सब खाना खा के अपने काम पर लग गए। रूहानी टिफ़िन भरा और उसे लेकर बाहर आई और रूपा रानी को देते हुए बोली, इसे रख लो दीदी, और तू भी रूपा। उन दोनों ने टिफ़िन अपने बैग में रखा और महल से बाहर आ गई
और तीनों साथ में ही कॉलेज के लिए निकल गईं। दोपहर का वक्त, हॉस्पिटल। डॉक्टर आंसू अपने मरीजों को देख रहे थे कि तभी एक नर्स आकर बोला, सर ये एक मैम ने आपके लिए दिया है। आंसू ने पेशेंट को चेक करते हुए कहा, जो भी है टेबल पर रखे, मैं बाद में देख लूँगा। ये कहते ही वो अपने काम में लग गया और नर्स चली गई। आंसू जब फ्री हुआ और हाथ धुल के वापस बैठने लगा तो उसने कागज़ देखा जिस पर लिखा था, मैं आपके कॉटेज में वेट कर रही हूँ, आ जाएं। उसने देखा तो नीचे रानी का नाम लिखा था। वो इतना पढ़ते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के वहाँ से सीधा कॉटेज की तरफ भागा। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा रानी खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, सॉरी मैं पेशेंट को देख रहा था इसलिए देर हो गया। रानी उसे देखते हुए कही, कोई बात नहीं। आंसू ने दरवाजे को लॉक खोलते हुए उससे कहा, आओ अंदर चलो। ये कहते हुए वो अंदर ले आया उसे। उसने दरवाज़ा बंद किया और की को टेबल पर रखते हुए उससे बोला, आप बैठो, मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा अपने हाथ की बने मसाला चाय लेकर आता हूँ। ये बोल वो किचन की तरफ जाने लगा तो रानी ने उससे कहा, नहीं रहने दो, आपसे बस बात करना था। उसके कहने पर आंसू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बोलो। रानी ने उसका दिया गिफ्ट उसे वापस देते हुए उससे कहा, इसे वापस ले लो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये बोल उसने बॉक्स टेबल पर रख दिया। आंसू ने उसे देखते हुए कहा, क्यों, क्या आप कोई और पसंद आ गया है या किसी और के कहने पर इस बार भी बिना अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं? शायद तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। और वो इतना ही बोल पाई थी कि तभी आंसू ने आगे कहा, और आप विधवा हो चुकी हैं, आपने खुद अपने पति को मारा है, यही बताना चाहती हैं ना मुझे? रानी ने ये सुनकर उसे देखते हुए कहा, आपको ये सब कैसे पता? आंसू ने उसे बैठाते हुए कहा, आज सुबह ही रूहान ने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बताया, तुम्हारे साथ क्या हुआ और कैसे तुमने सब कुछ अकेले सहा। लगता है तुम मुझे भूल गई थी या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था रानी, पर गलती हमारी भी थी कि हमने आपसे कभी नहीं कहा कि हम आपसे प्यार करते हैं और बहुत करते हैं। लेकिन वो गलती मैं आज नहीं करना चाहता। लेकिन अब वक्त और हालात कुछ और हैं आंसू। मैं वो रानी नहीं हूँ, ना मैं तुम्हें कोई खुशी दे सकती हूँ। मैं अब तुमसे प्यार नहीं कर सकती। उसके ये कहने पर आंसू ने उसके सामने घुटने पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मत दो, कुछ मत दो, आप हमें नहीं चाहता है आपसे कुछ, बस कुछ चीज़ें दे दो, मुझे मेरी रानी दे दो, बाकी मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। लेकिन इसके बदले में मैं आपको बहुत कुछ दूंगा, आपकी खुशियाँ, आपके होठों की हंसी और आपकी ज़िंदगी का सुकून। आप चाहे तो मुझे कोई खुशी मत दो, पर अपने आने की खुशी मुझे मेरी ज़िंदगी में दे दो। उसके ये कहने पर रानी ने उससे रोते हुए कहा, मैं नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैं अपने परिवार को धोखा नहीं दे सकती। उन्होंने मुझे बेटी माना है, भरोसा किया है, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकती, माफ़ कर दें। ये बोल वो उठ खड़ी हुई और जाने लगी तो आंसू ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। रानी ये देखकर उसे बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, हाथ छोड़े हमारा। आंसू ने कमरे का दरवाज़ा खोल के लाइट्स ऑन किया और उसे दिखाते हुए कहा, ये देख रही हैं, इस हाल में जीता हूँ मैं, आपके अलावा किसी को भी मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में लेकर नहीं आया हूँ। आपकी इन तस्वीरों को देखकर मेरी सुबह की शुरुआत होती है और इसी से मेरी शाम। आप छोड़ के जा सकती हैं मुझे, पर मैं आपको ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। देखें आप कब तक नहीं आती हैं। रानी ने देखा तो आंसू के कमरे में उसके बचपन की तस्वीरों से लेकर शादी के पहले तक की तस्वीर थी, जिसे आज भी आंसू ने संभाल कर रखा था। उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से रोते हुए चली गई। आंसू वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखने लगा। इधर कॉलेज में रूहानी रानी को खोजती हुई रूपा के पास आई तो उसने बताया कि वो चली गई है। ये सुनते ही वो उससे बोली, क्या दीदी चली गई, पर इतनी जल्दी? मुझे लगता है बात कुछ और ही है। ये कहते हुए उसने घर पर फ़ोन किया तो सलोनी ने फ़ोन उठाया। सलोनी की आवाज़ सुनते ही उसने कहा, दीदी, रानी दीदी आई हैं क्या घर पर? उसके ये पूछने पर सलोनी ने उससे कहा, नहीं, क्या हुआ, सब ठीक है ना? रूहानी ने उससे कहा, हाँ दीदी सब ठीक है, अच्छा हम बाद में फ़ोन रखते हैं। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। उसने आंसू को फ़ोन मिलाया और उधर से डॉक्टर आंसू ने कहा, हाँ रूहानी बोलो। डॉक्टर आंसू, दीदी आई थी क्या आपके पास? उसके ये पूछने पे आंसू ने कहा, हाँ आई थी और गिफ्ट वापस देकर गई। आंसू की बात पर उसने कहा, क्यों, क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा क्या? उन्होंने मुझसे रिश्ता करने से मना कर दिया और यहाँ से चली गई। ये सुनते ही रूहानी ने उससे कहा, और आपने जाने दिया होगा? आंसू ने मुँह लटका के कहा, और क्या करता? कुछ नहीं,
आप बस मुंह लटका के बैठे रहें, क्योंकि वैसे भी आपने कौन सा पहले कुछ किया था। अरे थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो आज दीदी आपके साथ होती और दोनों खुश होते आज। पर नहीं, आपको तो बस दीदी को जाती हुई देखना है। अच्छा बैठो। अरे जब आप खुद नहीं चाहते तो मैं क्यों आपकी मदद करूं? रूहानी उससे गुस्से में ताने मारे जा रही थी। सब कुछ तो कह दिया, पर ना जाने क्यों वो मान ही नहीं रही है, बस ना बोल के चली गई। मैं क्या करता? उसकी बात सुन रूहानी को बुरा लगा। उसने कहा, सॉरी डॉक्टर साहब, पर आप चिंता मत करें, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। वो वहाँ से रूपा को लेकर सीधे रूहान के ऑफिस के लिए निकल गई। जब वो रूहान के ऑफिस पहुंची तो उसने रूपा को वहीं रुकने को कहा और खुद अंदर उसके केबिन में चली गई। वो अंदर गई तो देखा रूहान फाइल्स देख रहा था। वो अंदर आते हुए बोली, आप फ्री नहीं हो क्या? उसे वहाँ देख रूहान हैरान होते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो हमें आपसे बात करनी थी। सुनो ना। ये कहते हुए वो उसकी गोद में बैठ गई और अपनी बाहें बहुत प्यार से उसके गले में डालते हुए बोली, मेरा एक काम कर दो। उसके ऐसे करने पर रूहान ने उसे पकड़ते हुए कहा, आप एक तो ऐसे ना पकड़ा करें हमें, हम डर जाते हैं आजकल आपको ऐसे पकड़ने पर। जब जब आप ऐसे प्यार दिखाती हैं कुछ ना कुछ खुरापात आपके दिमाग में ज़रूर चलता रहता है। और अब क्या सोच के आई हैं आप? रूहानी ने बहुत प्यार से उसे देखते हुए कहा, आप कितने अच्छे हैं। मेरे कहने पर आपने डॉक्टर साहब से बात की। एक बार मेरे कहने पर आप दीदी से बात करो ना, और उससे पहले घर वालों से बात कर लेना, क्योंकि उन्हें मनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। वैसा ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी आप देखो ना बात करके प्लीज़। उसके ऐसे कहने पर रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मतलब मुझे क्या समझा तुमने रूहानी? ये कोई बात होती है? जब देखो आओगी और ऐसे, एक तो ऐसे आके बोलती हो कि तुम, कि मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, तो मान जाओ ना, कर लो ना बात सबसे। उसके ऐसा कहने पर रूहान ने कहा, ठीक है बात कर लूँगा। अब आप मुझे काम करने देंगी या वो सब छोड़ के आप पर दिमाग लगा लूँ? एक तो वैसे भी मेरा मन खराब कर देती हो पास आकर, जाओ तुम यहाँ से। ये कहते हुए उसे अपनी गोद से उठा देता है। रूहानी हंसते हुए जाने लगती है, पर तभी वो वापस आकर खड़ी हो गई। रूहान ने उसे देखकर कहा, अब क्या है रूहानी, कुछ देना था? ये कहकर वो रूहान के गालों पर अचानक से किस करके भाग गई। रूहान उसके ये करने पर मुस्कुराने लगा। रात का वक्त विनय जी का घर। रूहानी और रूहान दोनों ही विनय जी के घर खाना खाने के लिए आए थे। रूहानी बैठी सुरेखा जी से बातें कर रही थी और रूहान विनय जी से। रूहानी के हाथ में चाय का कप था। वो उसे पकड़े हुए बातें कर रही थी कि तभी अचानक उसे उसके हाथ से चाय का कप छलक गया और चाय उसके कपड़ों पे गिर गई। ये देख रूहान ने उससे कहा, रूहानी क्या करती हो, जली तो नहीं आप? ये कहते हुए उसने चाय का कप उसके हाथ से लेकर टेबल पर रख दिया। सुरेखा ने उसे देखते हुए कहा, चलो इसे पानी से धुल लो, नहीं तो दाग लग जाएगा। रूहान ने भी उसे जाने को कहा तो रूहानी सुरेखा जी के साथ उनके कमरे में तरफ चल दी। सुरेखा जी उसे कमरे की लेकर के आई और रूहानी को वॉशरूम में जाने को कहकर वो बाहर चली आई। रूहानी वॉशरूम में चली गई। जब वो दाग को धुल के बाहर आई तो उसने कमरे को देखा। बहुत ही अच्छी सजावट थी। देखते देखते उसकी नज़र एक तस्वीर पर रुक गई। उसने आगे बढ़ के उस फोटो फ्रेम को उठा लिया और उसे देखकर बोली, माँ की तस्वीर इनके कमरे में? आखिर माँ का इनसे क्या रिश्ता था? रूहानी ने जब विनय जी के कमरे में अपनी माँ की तस्वीर देखी तो वह हैरान हो गई। उसके दिमाग में सवाल उठने लगा। उसने देखा वहाँ उस कमरे में सुरेखा जी की तस्वीरें कम थीं, पर शैलजा जी की तस्वीरें हर दीवार पर थीं। उसे ना जाने क्या हुआ, उसका सर घुमा और वो सीधे फर्श पर गिर गई। जब कुछ देर तक रूहानी बाहर नहीं आई तो रूहान ने कहा, अभी तक रूहानी नहीं आई, आप देखिए कहाँ है वो? सुरेखा जी ने उसके कहने पर जाकर देखा तो रूहानी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। ये देख उसने चिल्ला के कहा, रूहानी बेटा। ये कहते हुए वो अंदर गई। उनकी आवाज़ सुनकर विनय जी और रूहान दोनों कमरे की तरफ आ गए। रूहान जब वहाँ पहुँचा तो देखा रूहानी बेहोश थी। वो उसके पास आया और उसके पास फर्श पर बैठते हुए बोला, रूहानी क्या हुआ आपको? उसने उसके गालों को हल्के से थपथपाया पर वो नहीं उठी। रूहान ने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, पास रखा पानी उसके मुंह पर डालते हुए बोला, रूहू रूहू उठे आप ना। उसने देखा रूहानी को होश आ रहा था। रूहानी ने आंखें खोली तो रूहान ने उसके चेहरे के पानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उसे गले से लगा लिया और उसे बोला, क्या हो गया था आपको? कैसे आप बेहोश हो गई थी? ठीक है ना आप? रूहानी उसके सवाल पर बस उसके गले लगे विनय जी को देखे जा रही थी। उसने बस धीरे से कहा, मुझे घर जाना है ठाकुर साहब, क्या आप मुझे घर ले जाएंगे? उसके कहने पर रूहान ने उसका चेहरा अपने एक हाथ में लेकर कहा, हाँ हम अभी घर चलते हैं। ये बोल वो विनय जी की तरफ देख कर बोला, सॉरी विनय जी, हम आज
आपके यहाँ डिनर नहीं कर पाएंगे, मुझे रूहानी को घर वापस ले जाना होगा। विनय जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आप रूहानी को घर ले जाएं, उसे शायद रेस्ट की ज़रूरत है। उनके कहने पर रूहान ने रूहानी को संभाल के उठाया और अपने साथ लेकर बाहर आने लगा। रूहानी ने जाते हुए विनय जी को बहुत गुस्से में देखा, पर इस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। रूहान ने उसे गाड़ी में बैठाया और वहाँ से लेकर निकल गया। विनय जी ने उनके जाने के बाद सुरेखा जी से कहा, लगता है उसे पता चल गया सुरेखा, लगता है वो जान गई है कि मैं उसका कौन हूँ। अच्छी बात है, चाहे जो हो जाए विनय जी, अब उसे जाने मत देना। वो चाहे जो कहे सुन लेना, पर उससे माफ़ी मांग, उसे अपने पास रखने के लिए मान लें, क्योंकि जो भी हो वो आपकी बेटी है। इतने साल आपने उसके बिना बिताया, इस दर्द में बिताया कि वो नहीं है, पर आप नहीं, खुद को मजबूती कर लें, क्योंकि अब आप उससे अनजान शख्स बन के नहीं बल्कि उसके पिता बन के मिलना है। ये कहते हुए उसने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। इधर रूहानी पूरे रास्ते बस उन तस्वीरों के बारे में सोच रही थी। वो जब घर आई तो वो कमरे में गई और वो बॉक्स खोजने लगी तो उसकी माँ ने उसके लिए रखा था। रूहान ने उसे ऐसे खोजते हुए देखा तो उसे बोला, रूहू क्या खोज रही हैं आप? मेरा वो बॉक्स जो माँ ने मेरे लिए रखा था, कहाँ है वो ठाकुर साहब? ये कहते हुए उसने देखा जो अलमारी के कोने में रखा हुआ था। उसने जल्दी से उसे निकाल के खोला और उसमें रखे तस्वीर को देखने लगी। उसे देखकर वो शॉक्ड हो गई। उसे याद आया कि विनय जी ने उसे कोई तोहफा दिया था। उसने उसे खोल के देखा तो उसमें वैसा ही कंगन था जैसा उसने अपने हाथ में पहना था। रूहान उसे देख रहा था। उसने देखते हुए कहा, रूहानी क्या बात है, ये क्या देख रही हैं आप, हुआ क्या है? उसकी बात पर रूहानी ने उस तस्वीर को रूहान की तरफ कर दिया। उसने लेते हुए देखा तो वो भी हैरान हो गया। उसने उसे देखते हुए कहा, ये तो विनय जी हैं, पर आपकी माँ के साथ। ये कहते हुए उसने उसकी तरफ देखा और उसके आंसू देखकर वो समझ गया कि विनय जी ही वो आदमी हैं जो उसके माँ को छोड़ के गए थे। रूहान ने उसे देखते हुए कहा, मतलब विनय जी ही आपके पिता हैं? उसके ये कहने पर रूहानी रो पड़ी और नीचे फर्श पर बैठ गई। रूहान उसके पास आते हुए बोला, रूहानी शांत हो जाओ, आप उनके लिए अपने आंसू बहा रही हैं, जिसने आपको कभी खोजा भी नहीं। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों नहीं आए वो माँ के पास वापस, आपको लेने वापस? मैं उनसे इन सारे सवालों का जवाब चाहता हूँ। रूहानी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे उसने कुछ नहीं पूछना है। मैं नहीं चाहती ठाकुर साहब कि वो मेरी ज़िंदगी में आए या मुझे अपना नाम दे। मैं उस इंसान से दोबारा नहीं मिलना चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ दें जैसे पहले छोड़ा था उन्होंने। आप प्लीज़ उनसे बोल दे वो मेरे सामने कभी ना आए। उसके ऐसे कहने पर रूहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसे शांत कराते हुए कहा, आप शांत हो जाएं। अगर आपको उनसे नहीं मिलना है तो मत मिलें आप, मैं आपको कभी उनसे मिलने नहीं दूंगा। आप शांत हो जाएं, चलो आप सो जाओ। ये कहते हुए उसने रूहानी को गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। रूहानी सुबकते हुए उसके शर्ट के कॉलर अपने मुट्ठी से कस के पकड़ी हुई थी। रूहान ने देखा रूहानी उससे दूर नहीं होना चाहती थी। वो उसे लेकर वहीं बिस्तर पर लेट गया और उसके सर को अपने सीने पर रख दिया। रूहान उसके सर को सहलाया जा रहा था और रूहानी रोते रोते सो गई थी। रूहान ने देखा वो सो गई है तो उसने उसका सर तकिए पर ठीक से रखा और उसे देखते हुए बोला, उन्हें जवाब देना होगा ज़रूर रूहानी, क्योंकि मैंने देखा है, आपके दर्द को महसूस किया है। उन्हें आपके और माँ पे हुए ताने का जवाब देना होगा। माँ के इंतज़ार का जो उन्होंने मर मर के किया, पर वो नहीं आए, क्यों नहीं आए, वो ये बताना होगा। ये कहते हुए उठा और चेंज करके उसके पास आया और उसके एक बार फिर अपने बाहों में लिया और सो गया। सुबह का वक्त रूहान का घर। रूहानी रूहान के बाहों में सो रही थी। रूहान की आंखें खुली तो उसने देखा सूरज निकल आया था। जब उसकी रूहानी पर गया तो उसने उसे जगाते हुए कहा, रूहू उठना नहीं है, सुबह हो गई है। रूहानी ने दूसरी तरफ मुँह करते हुए कहा, नहीं मुझे सोना है। ये बोल उसने आंखों को बंद कर लिया। रूहान ने देखकर उसे बोला, देखो उठो, नहीं तो मैं अपने तरीके से उठाऊंगा, फिर मत बोलना कि मैं गंदा हूँ। ये सुन रूहानी ने उसकी तरफ मुंह करते हुए कहा, अच्छा कैसे जगाने वाले हैं आप? ये सुनकर रूहान उसकी आंखों में देखते हुए उसके पास आते हुए बोला, बताऊँ कैसे? इस पर रूहानी ने उसे धक्का देकर उठते हुए कहा, सुधर नहीं सकते हैं आप, उठे नहीं तो ऑफिस जाने के लिए देर हो जाएगी, फिर आप बोलेंगी कि मेरी वजह से देर हो गई। ये बोलते हुए वो वॉशरूम में जाने लगी। रूहान ने उसे जाते हुए देख आंखें बंद करते हुए कहा, जाएं आप, मुझे सोना है। रूहानी वॉशरूम में चली गई और कुछ देर बाद जब वो आई तो देखा रूहान सो गया था।
रूहानी उसके पास आकर उससे बोली, ठाकुर साहब आप उठेंगे या नहीं? उसके बोलने पर भी जब रूहान नहीं बोला तो उसने कुछ और सोचा, जो जोर से चिल्लाते हुए बोली, ठाकुर साहब इधर आए। उसकी आवाज़ सुन रूहान जल्दी से उठा और वाशरूम की तरफ भागा। वो दरवाज़ा नॉक कर पूछने ही वाला था कि तभी रूहानी ने पीछे से उसे अंदर धक्का मारा और गेट बंद कर दिया। रूहान ने अंदर दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, रूहानी दरवाज़ा खोलो, देखो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। पहले आप नहा लें तब खुल जाएगा दरवाज़ा, नहीं तो बैठे रहें अंदर। उसके बोलने पर रूहान ने कहा, मैं तुम्हें देख लूँगा, मुझे बाहर आने दो। ये बोल रूहान को नहाना ही पड़ा। रूहानी भी धीरे से दरवाज़ा खोल वहाँ से चली गई। कुछ देर में जब रूहान नहा के दरवाज़ा खोला तो उसने देखा रूहानी कहीं नहीं थी। वो रेडी होकर बाहर गया तो उसने देखा रूहानी चाय बना रही थी। वो जाकर पीछे से उसे पकड़ते हुए बोला, अब बोले कहाँ जाएंगी आप? ठाकुर साहब छोड़ें हमें, कोई आ जाएगा अभी। ये कहते हुए रूहानी खुद को छुड़ाने लगी, पर रूहान ने उसकी ना सुनते हुए उसे अपनी तरफ मोड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, आने दो, पर जो आपने किया है उसका जुर्माना पहले भरे, तब छोड़ूंगा, नहीं तो कोई नहीं खड़ी रहे मेरी बाहों में। रूहानी ने धीरे से उसके पास आकर उसके गालों पर किस कर दिया। नहीं, मुझे तो कुछ और चाहिए। ये बोल रूहान उसके पास आने लगा कि तभी रूपा आ गई और उन्हें देखकर बोली, ये आप दोनों कमरे में नहीं जा सकते? चलिए, बड़े ठाकुर ने बुलाया है, विनय जी आए हैं। ये बोल वो चली गई। विनय जी का नाम सुनकर रूहानी वापस से गुस्से में आ गई। रूहान उससे कहा, आप यहीं रहें, मैं आता हूँ उनसे मिलके। ये बोल वो जाने लगा तो रूहानी ने उससे कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं चलूँगी उनसे मिलने। रूहानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ महल की तरफ चल दिया। और इधर महल में विनय जी सुरेखा जी के साथ आए थे और बड़े ठाकुर और साची जी उनसे बात कर रहे थे। तभी रूहान रूहानी के साथ आया। सुरेखा जी ने जब रूहानी को देखा तो उसके पास आते हुए बोली, आपकी तबीयत कैसी है? हम बस आपसे मिलने आ गए थे। रूहानी ने अपना हाथ उठाकर उन्हें वहीं रोकते हुए कहा, वहीं रुक जाएं आप, मैं बहुत अच्छी हूँ और खुश हूँ, मुझे आपकी या आपके पति की ज़रूरत नहीं है, आप सब यहाँ से चले जाएं। उसकी इस बात पर ठाकुर साहब ने कहा, रूहानी बेटा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप विनय जी से? विनय जी ने ठाकुर से रोकते हुए कहा, रहने दें आप रंजीत जी, रूहानी गुस्से में है और उसका गुस्सा जायज़ भी है। इस बात को सुनते ही रूहानी का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। वो विनय जी से बोली, सही कहा आपने विनय राजपूत जी, मेरा गुस्सा, मेरी नफ़रत और यहाँ तक कि मेरे दर्द सब जायज़ था, पर कुछ नाजायज़ था, वो मैं थी। इसमें गलती मेरी नहीं थी, बल्कि आपकी वजह से मुझे ये ताज मिला कि मैं नाजायज़ कहलाई। पर आपको इससे क्या? आप तो इन सब से दूर थे, अपनी पत्नी के साथ, अपनों के साथ। आपको कैसे पता चलता कि एक नन्ही सी कुछ महीने की बच्ची को कैसे कैसे नाम मिले और 28 साल तक कैसे वो उन नामों के साथ रही? कैसे उसे देखने वाला ये जज करता था कि उसकी माँ क्या थी जो ये नाजायज़ हुई? आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा कि मेरी माँ ने क्या क्या सहा है और कितना तड़प के वो मरी है। पर फिर भी उसने कभी भी आपको दोषी नहीं ठहराया। उसने कभी नहीं कहा कि आपकी वजह से वो दुनिया की नज़रों में, अपने लोगों की नज़रों में गिर गई। क्या कसूर था उसका, बताएं मुझे। उस औरत का क्या कसूर था जिसने आपसे प्यार किया और बदले में आपने उसके साथ क्या किया और उसे छोड़ दिया चील जैसी दुनिया के सामने नोचने के लिए? विनय राजपूत साहब, आप मेरे बाप क्या, मेरी माँ के पति क्या, उसके आशिक क्या, आप तो उसके पैरों की धूल भी कहलाने के लायक नहीं है। रूहानी अपने गुस्से में आज सब बोले जा रही थी जो उसने इन 28 सालों में सहा था, सुना था। सुरेखा जी और विनय जी सब सुने जा रहे थे, पर उनके साथ सब ये देखकर हैरान थे कि विनय जी और रूहानी का रिश्ता ये था कि वो बाप बेटी थे। इस बात पर बड़े ठाकुर ने कहा, मतलब तुम उस शैलजा की बेटी हो जिसे कभी विनय प्यार करता था? पर विनय ने तो बताया वो मर गई, इसलिए उसने सुरेखा को सब बता के शादी की है और उसकी कोई बेटी है, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया था। इस पर रूहानी ने कहा, नहीं सुनने में आया तो आज देख लें आप, मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ और अफसोस कि मेरे अंदर बहने वाला एक कतरा खून इस इंसान का भी है जिससे इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आकर मेरी माँ का हाथ थाम सकता। उसकी बात सुन सुरेखा जी ने कहा, रूहानी, आपको शायद पूरी बात नहीं पता है। आपके पापा गए थे आपको लेने, पर उन्हें पता चला कि शैलजा को मरी हुई बच्चा पैदा हुई है और इसीलिए वो आप तक नहीं पहुँच पाए। उनकी इस बात पर रूहानी ने ताली बजाते हुए कहा, बहुत खूब, क्या कहानी थी, वैसे सही भी किया। मैं इनके लिए मर ही गई हूँ और अच्छा होगा अगली बार इस चौखट पर ना आए, क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं है।
समझ ले वो आज भी मरी हुई है। ये बोल वो चली गई। सब उसे जाते हुए देख रहे थे। विनय जी भारी कदमों के साथ बाहर जाने लगे। सुरेखा जी ने उनका हाथ थामा और बाहर चली गई। पर रूहान के दिमाग में सुरेखा की बातें चल रही थी। रूहानी अपनी बात कहकर जा चुकी थी और उसके साथ विनय जी भी अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर चल दिए थे। वहाँ खड़े सबकी आंखों में बहुत से सवाल थे, पर कोई भी नहीं जानता था कि उसके जवाब कहाँ से मिलेंगे। वहाँ खामोश खड़ी सलोनी ने बड़े ठाकुर की तरफ देखते हुए कहा, बड़े पापा, क्या आप जानते थे कि रूहू के पापा विनय जी थे? उसके इस सवाल पर सब उसके और बड़े ठाकुर की तरफ देखने लगे। बड़े ठाकुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं बेटा, हमें ये नहीं पता था कि रूहानी उस शैलजा की बेटी है जिससे विनय कभी प्यार किया करता था, और मैं शैलजा से कभी मिला भी नहीं था। मैंने सिर्फ विनय के मुंह से ही उसके बारे में जो सुना था। आज रूहानी के सच बताने पर पता चला कि वो विनय की बेटी है और उसकी माँ वही शैलजा है जिसे आज भी विनय प्यार करता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इतने साल तक उस बच्ची को कभी वो ताने नहीं सुनने देता जो उसने सुना है, कभी उस पर कोई उंगली नहीं उठाने देता। उनके ये कहने पर रूहान ने कहा, तो विनय जी माँ के पास वापस क्यों नहीं गए? आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या उन्होंने आपको इस बारे में बताया था? इस पर बड़े ठाकुर ने कहा, जब साक्षी जी से हमारी शादी हुई तब विनय हमारी शादी में आया था। तब उसने हमें पहली बार शैलजा के बारे में बताया था, पर उसके बाद उसे अचानक से अमेरिका जाना पड़ा। उसके जाने के बाद में मैंने उसे फ़ोन किया था। उसने बताया उसके पिता की तबीयत खराब है, इसलिए उसे जाना पड़ा। पर जब वो 2 साल बाद आया तो मैं उससे मिलने गया। पता चला उसकी शादी हो गई है, वो भी सुरेखा के साथ। सुरेखा उसके पिता के दोस्त की बेटी थी, इसलिए वो चाहते थे कि विनय की शादी उससे हो। विनय ने उसे सब बताया पर वो नहीं माने। विनय ने सुरेखा को सब बताया और सुरेखा ने उसे समझा भी, और उसके साथ जब इंडिया आई तो उसने शैलजा को मिल के उसे बताने को कहा। विनय ने उसे खोजा पर वो नहीं मिली, और कुछ साल बाद उसके पास एक लेटर आया जिससे पता चला कि शैलजा इस दुनिया में नहीं है, और साथ शैलजा ने अपनी बेटी के बारे में उसे बताया था। पर फिर क्या हुआ उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। ये बोल वो खामोश हो गए। रूहान भी वहाँ खड़ा हुआ सब सुन रहा था। उसने सलोनी और रानी से कहा, आप दोनों रूहानी के पास जाएं, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। ये बोल वो बाहर निकल गया। रानी और सलोनी दोनों ही रूहानी के पास चली गई। दोनों जब रूहानी के पास पहुँचे तो वो उसी बॉक्स के पास बैठी रो रही थी जिसमें उसकी माँ की कुछ यादें को समेट के रखा था। सलोनी ने उनके पास बैठते हुए कहा, लाडो, आप क्यों रो रही हो? अरे इसमें आपकी गलती नहीं है, जिसकी है आपने उसे बता दिया है, चले चुप हो जाए। ये कहते हुए वो उसके आंसू पोंछने लगी। रानी भी उसके पास बैठते हुए बोली, आप क्यों ऐसे इंसान के लिए आंसू बहा रही हैं जिसने कभी आपके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की? लाडो, मत रो और अपने परिवार के साथ हो, यही सोच के खुश रहो। देखो सबको कितना प्यार करते हैं सब आपको, और रूहान भैया तो आप पर जान देते हैं। अरे तो आप क्यों रो रही हैं? मत सोचिए उनके बारे में। मैं उन्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी दीदी, कभी नहीं। उन्होंने माँ के साथ बहुत बुरा किया है, मेरे साथ बुरा किया। माँ उनका इंतज़ार करते हुए मर गई पर वो नहीं आए। मैं भी उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि इंतज़ार किसे कहते हैं, कैसे होता है जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं और वो ना आए तो कैसा महसूस होता है। ये कहते हुए रूहानी रानी के सीने से लग के रो पड़ी थी। इधर रूहान विनय जी के घर पहुंचा। उसे घर पर आया देख सुरेखा जी ने कहा, अब किस लिए आए हैं आप रूहान? कुछ कमी रह गई थी क्या जो आप यहाँ आकर इन्हें कहकर पूरा करने वाले हैं? उसकी इस बात पर रूहान ने उनसे कहा, देखो मैम, आपको पता है मैं पूरी बात जाने बिना किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचता हूँ। मुझे सारी बात जानना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सर ने माँ को छोड़ दिया था उस हालत में। क्यों वो रूहानी को लेने नहीं आए? मुझे सब जानना है। उसकी इस बात पर सुरेखा ने उससे कहा, चलो कम से कम तुम तो सच जानना चाहते हो, आओ अंदर। ये कहते हुए उसे विनय जी के पास उनके कमरे में ले आई। वो बिस्तर पर खामोश बैठे थे। रूहान ने उनके पास आते हुए कहा, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। विनय ने उसे बिना देखे कहा, यही ना कि क्यों हम रूहानी को अपने पास नहीं रख सके या उसे लेने नहीं आए? रूहान ने उन्हें देखते हुए कहा, हाँ मुझे जानना है। विनय जी ने उसे देखते हुए कहा, मैं बताऊंगा, बैठो। उनके कहने पर रूहान उनके पास बैठा और विनय जी ने उसे सब बताया। रूहान उनकी बात सुने जा रहा था। जब विनय जी ने उसे बता दिया तो उसने सब सुनकर उनसे कहा, आप चिंता मत करें, मैं अब आप दोनों को मिलवा के रहूँगा। बहुत हो गया,
ना रूहानी आपके बिना रहेगी और ना आप उसके बिना, और ये मेरा वादा है आपसे। ये बोल वो वहाँ से चला गया। वो बाहर आया और उसने मनोहर जी को फ़ोन किया। मनोहर जी ने जब उसका नंबर देखा तो उन्होंने मुस्कुरा के फ़ोन उठाया और उससे कहा, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है, सब ठीक है ना, रूहानी कैसी है? रूहानी ने उनसे कहा, सब ठीक है मौसा जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि क्या आप मौसी जी को लेकर यहाँ आ सकते हैं? क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? रूहानी ठीक तो है ना? सलोनी तो को कुछ तो नहीं हुआ है? मनोहर जी के इतने सवालों पर रूहान ने उन्हें शांत करा के बस यहाँ आने को कह दिया। मनोहर जी भी मान गए। रूहान ने फ़ोन रखा और खुद से कहा, बस अब कल सुबह सब ठीक होगा। जो भी इतने साल बिगड़ा हुआ था मैं उसे कल ठीक करूँगा। सबके सामने ये लेकर आऊँगा कि क्यों रूहानी को उसके पिता के बिना, उनके नाम के बिना रहना पड़ा। ये बोल वो गाड़ी में बैठ वापस घर के लिए निकल गया। शाम का वक्त, रूहानी का घर। रूहान घर पहुंचा तो देखा रूहानी बैठी कुछ नोट्स बना रही थी। उसने अपने साथ लाया खाना डाइनिंग टेबल पर रखा और आइसक्रीम फ्रिज में रख वो कमरे में रूहानी के पास आया। उसने देखा रूहानी अपनी नज़र का चश्मा लगाए बैठी काम कर रही थी। रूहान ने उसे पीछे से पकड़ते हुए कहा, भूख लगी है? उसके ऐसे पकड़ते हुए और उसे कहते ही रूहानी का ध्यान वक्त पर गया तो उसने देखा कि वो आज जल्दी आ गया था। रूहानी ने चश्मा उतार के टेबल पर रखते हुए कहा, सॉरी मैं अभी कुछ नहीं बनाई हूँ, आप रुकें, कुछ जल्दी से बना देती हूँ। ये कहते हुए उठ के जाने लगी तो रूहान ने उसे पकड़कर अपने पास लाते हुए कहा, जानता था आप कुछ नहीं बना पाई होंगी, इसलिए हम बाहर से खाना ले आए हैं और भी आपका फेवरेट, उसके साथ आइसक्रीम भी लाए हैं। ये सुनते ही रूहानी खुश होते बोली, क्या आप आइसक्रीम लेकर आए हैं? और अगर आप मेरी फेवरेट चीज़ें लाए हैं तो पक्का उसमें गोलगप्पे और जलेबी तो होंगी ही, और साथ में मटके वाले रसगुल्ले और घेवर। उसके कहते ही रूहान ने कहा, मैं इतना भी कुछ नहीं लाया हूँ, आप तो सब अपना ही सोच ली, अरे कुछ हमारे पसंद की भी है। इस पर रूहानी ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ मैं कैसे भूल गई, आप भी तो अपनी फेवरेट चीज़ लाए होंगे, करेले। ये बोल वो हंसने लगी। रूहान ने उसे पास लाते हुए कहा, अच्छा तो हमें करेले पसंद है, मत भूले आपकी यही करेले खाने वाले से आपको प्यार है। वो तो इसलिए हुआ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में मिठास लेकर आई और तब आप कहीं कुछ मीठे हुए हैं। उसके ये कहने पर रूहान ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा तो आज भी हमें कुछ मीठा मिलना तो चाहिए। ये कहते हुए उसके पास आने लगा तो रूहानी ने उसे धक्का देकर मार दिया और खुद से दूर होकर बोली, फ्रेश होकर आए, देते हैं खाने को आपको मीठा, चले जाएं। ये बोल वो बाहर निकल आई और रूहान मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देख रहा था। सुबह का वक्त। मनोहर जी सुबह सुमित्रा जी के साथ महल आ गए थे। उन्हें देखकर सलोनी उनके पास आते हुए बोली, माँ पापा आप दोनों यहाँ ऐसे? ये कहते हुए मनोहर जी की गले लग गई। इस पर सुमित्रा जी ने कहा, कुछ नहीं, तेरे पापा को तुझसे मिलने का मन था तो मैं भी चली आई, कैसी हो बेटा? ये कहते हुए उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरा तो सलोनी ने बस उन्हें देखते हुए सब ठीक होने को कह दिया। तभी बड़े ठाकुर और बाकी सब लोग भी आ गए। मनोहर जी ने उनसे कहा, कैसे हैं आप बड़े ठाकुर जी? हम ठीक हैं, आप ऐसे सुबह सुबह, सब ठीक है ना? मनोहर जी कुछ कह पाते कि तभी रूहान ने आते हुए कहा, मैंने ही बुलाया है मौसा जी और मौसी जी को, कुछ बात थी जिसे करना था, इसलिए सोचा इन्हें बुला लूँ। रूहान ने कहते हुए रूपा की तरफ देखा और उससे कहा, रूपा जाओ अपनी दीदी को बता दो कि उनके मौसा जी आए हैं। उसकी बात सुनकर रूपा चली गई। रूहान ने सबको बैठने के लिए कहा। सब जाकर वहाँ रखे सोफे पर बैठ गए। रूहानी भी रूपा के साथ चली आई थी। उसने आकर मौसा जी के पैर छुए और उनके गले लग गई। उसने अपने मौसा जी से पूछा, आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? मनोहर जी ने उसे देखते हुए कहा, हाँ आपकी और सलोनी की बहुत याद आ रही थी और रूहान ने बुलाया तो हम आ गए। तभी साची जी ने रूहान से कहा, पर बेटा आपने मनोहर जी को क्यों बुलाया है? ऐसी क्या बात है? आपकी और रूहानी के बीच सब ठीक है ना? इस पर रूहान ने उनसे कहा, मेरे और रूहानी के बीच सब ठीक है माँ, बस कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक करना है। वैसे मौसा जी और मौसी जी आपको बता दें कि रूहानी के पिता का पता चल गया है। उसकी ये बात सुन मौसी जी के चेहरे का रंग उड़ गया, पर मनोहर जी के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे देखते हुए कहा, कौन है वो इंसान, क्या नाम है उसका? इस बात पर उसने कहा, मैं आपको उनसे कुछ वक्त में मिलवाने वाला हूँ, बुलाया है मैंने उन्हें यहाँ। कुछ राज थे, सोचा आप सबके सामने खोल दूँ, और कुछ सवाल थे जिसके जवाब रूहानी को जानने का पूरा हक है, और मेरे ख्याल से वो जानना चाहेगी कि आखिर क्यों उनके पापा उनसे दूर रहे, क्यों वो उन्हें लेने नहीं आए, ऐसा क्या हुआ जो आज तक उन्हें उनके बिना रहना पड़ा। वो ये बोल ही रहा था कि तभी विनय जी सुरेखा जी के साथ अंदर आए। उन्हें देख सुमित्रा जी के चेहरे पर पसीना आने लगा और विनय जी उन्हें देखकर गुस्से में भर गए।
रूहा ने देखा विनय जी आ गए हैं तो उसने उन्हें मनोहर जी से मिलवाते हुए कहा, मौसा जी, ये ही रूहानी के पिता मिस्टर विनय राजपूत हैं। उसकी इतनी बात सुनते ही मनोहर जी गुस्से में उनके पास आए और विनय जी का कॉलर पकड़ के उनसे कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को दुनिया भर के ताने सुनने पड़े। तुम्हारी वजह से वो अपना बचपन नहीं जी सकी जो उसका था। तुम्हारी वजह से वो समाज के सामने नाजायज़ कहलाई। आखिर क्या गलती थी कि शैलजा ने जो तुमने उसे सजा दी? आखिर क्या कसूर था इस बच्ची का जो तुमने उसे अपना नाम भी देना नहीं समझे? बोलो। उसके ये कहने पर रूहान ने मनोहर जी के हाथ से विनय जी का कॉलर छुड़वाया और उनसे बोले, गलती इनकी नहीं थी मौसा जी, गलती किसी और की थी जिसकी सज़ा माँ और रूहानी दोनों ने भुगता, और वो और कोई नहीं, सुमित्रा जी थी। उसके ये कहते ही सब हैरान हो गए। क्या होगा जब सुमित्रा जी का सच सबके सामने आएगा? क्या होगा जब रूहानी सच जानेगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।